जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हमारे जो लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर 10 के लिहाज से ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर 10 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ अबाउट कार्नट हीट इंजन और कार्नट साइकिल। स्टूडेंट्स, कार्नट हीट इंजन या कार्नट साइकिल, ये कार्नट, सऊदी कार्नट एक साइंटिस्ट था जिसने एक आर्किटेक्चर पेश किया, एक डिज़ाइन पेश किया किसी भी हीट इंजन को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी हीट इंजन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये डिज़ाइन जो उसने पेश किया, तो ये डिज़ाइन उसका फ्रिक्शंस और लॉसेस से फ्री डिज़ाइन था। लेकिन अभी तक इस डिज़ाइन पर हम कोई भी हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए ये डिज़ाइन आज तक एक हाइपोथेटिकल डिज़ाइन है। ठीक है। सो कार्नोट हीट इंजन क्या है? कार्नोट हीट इंजन इज एन आइडियल hypothetical engine free from frictions and losses. ठीक है। It is a model engine that operates in Carnot cycle. ठीक है। कार्नोट हीट इंजन के बारे में कार्नोट ने एक साइकिल पेश किया है, और वो वर्किंग सब्सटेंस जो होगा, जो हीट इंजन में काम करता है, वो इस साइकिल के मुताबिक अगर काम करेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमने कार्नोट हीट इंजन जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया है। लेकिन अभी तक जो है किसी भी वर्किंग सब्सटेंस का कार्नोट साइकिल में काम करना, ये अभी तक इम्पॉसिबल है। अभी तक हमारे साथ जो है कोई भी सिस्टम हमने इस तरह डिज़ाइन नहीं किया, तो अभी तक हमारे साथ ये सिस्टम हाइपोथेटिकल है और एक मॉडल सिस्टम है। लेकिन अगर हम हीट इंजन को इस मॉडल के थ्रू बनाने में कामयाब हो गए, तो हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो फ्रिक्शन से भी फ्री होगा और आपके साथ लॉसेस से भी फ्री होगा। स्टूडेंट्स, तो ये आपने थोड़ा सा डेटा मेंशन कर लिया कार्नोट हीट इंजन के बारे में, तो फिर आप इसमें मेंशन कर दें कि इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। बाकी ये हीट इंजन है तो ये हीट को वर्क में ही कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट्स, कार्नोट हीट इंजन की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारे साथ ये है कि एक आइडियल गैस होगा और वो साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करेगा, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप का साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करेगा जिसको हम कार्नोट साइकिल कहेंगे। स्टूडेंट्स, कार्नोट साइकिल में इफेक्ट भी होगा और उसका एंटी इफेक्ट भी होगा, तो तभी हमारे साथ एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रैक्टिकली कि गैसेस जो हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस वो नहीं करते। कभी भी वो अपने उस स्टेज पे नहीं आते जिस स्टेज से हमने उसका प्रोसेस शुरू किया था। लेकिन कार्नोट साइकिल में तो ये रिक्वायरमेंट है कि उसने साइक्लिक प्रोसेस करना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कोई भी गैस साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर सकता, अपने ओरिजिनल स्टेज पे दोबारा नहीं आ सकता। यही वो रीजन है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हम कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन इसलिए नहीं बना सके क्योंकि आपके साथ जो जितने भी गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस नहीं है और उनका साइक्लिक प्रोसेस करना फिजिकली वो इम्पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन कार्नोट हीट इंजन की कंडीशन ये है कि उस गैस ने, उस आइडियल गैस ने एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो करना है, जरूर करना है उसने। ठीक है। तो ये बहरहाल उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि एक वर्किंग सब्सटेंस आपके साथ साइक्लिक प्रोसेस करेगा, लेकिन वो प्रोसेस कार्नोट ने पहले से ही डिफाइन कर लिया है कि वो किस तरह प्रोसेस होगा, और उस साइकिल को हम जो है कार्नोट साइकिल कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जरूर आप मेंशन करें कि कार्नोट हीट इंजन अगरचे आपके साथ फ्रिक्शन से फ्री है और लॉसेस से भी फ्री है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है। ये आपको पता है कि अगेंस्ट द केल्विन स्टेटमेंट है। कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये केल्विन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। ठीक है। लेकिन कार्नोट का कहना क्या है?
कार्नोट का कहना यह है कि आपके साथ मुख्तलिफ हीट इंजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी की इफिशियंसी 10% हो, किसी की 20% हो, किसी की 80% हो, 100% तो एक की भी नहीं है। लेकिन अगर आप हीट इंजन इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जिस तरीके से कार्नोट ने हमें बताया है, तो हम हीट इंजन से मैक्सिमम इफिशिएंसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम इफिशिएंसी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो इफिशिएंसी 100% होगी। जो मैक्सिमम इफिशिएंसी जो आपके साथ किसी हीट इंजन की हो सकती है, वो हीट इंजन होगा जो हम बिल्कुल कार्नोट के डिज़ाइन के मुताबिक बनाएंगे। अगर हम कार्नोट की डिज़ाइन के मुताबिक इंजन नहीं बनाएंगे तो उसकी इफिशिएंसी फिर मैक्सिमम नहीं होगी। मतलब उसमें हमने जो है फिर कुछ ना कुछ जो आपके साथ लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें आपके साथ एफिशिएंसी फिर कम होगी। ठीक है, तो कार्नोट का कहने का मकसद ये है, कार्नोट कहता है कि अगर आप मेरे साइकिल के हेल्प से हीट इंजन डिज़ाइन करोगे तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। 100% आपको कभी भी एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं उस साइकिल के बारे में जिसमें कार्नोट हीट इंजन जिस पर डिज़ाइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू कार्नोट, एन आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस कैन परफॉर्म अ साइकिल, और उस साइकिल में उसे 4 प्रोसेसेस से गुजरना होता है। और ये 4 प्रोसेसेस इस बात की दलील है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपको मैक्सिमम इफ़िशिएंसी जो है वो प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट, साइकिल का मतलब ये है कि बॉडी को एक प्रोसेस करके उसने वापस अपनी पोजीशन पे आना है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे उनका एंटी इफेक्ट्स भी हम साथ में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वो 4 प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में कार्नोट बात करता है। सबसे पहले हमारे साथ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम करवाएंगे, फिर हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाएंगे, फिर उसके बाद हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाएंगे और लास्ट में हम आइडियाबैटिक कंप्रेशन करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट जो होगा वो आइसोथर्मल कंप्रेशन से ख़त्म हो जाएगा और आइडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो इफेक्ट होगा वो आइडियाबैटिक कंप्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। तो हर इफेक्ट का आपके साथ एंटी इफेक्ट भी प्रोड्यूस है और गैस जिस स्टेट से स्टार्ट लेगा, इन 4 प्रोसेसेस के बाद गैस वापस उसी स्टेट पे आ जाएगा। लेकिन ये हम आइडियली बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडियली हम ये साइक्लिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हमने बात कर ली कि कोई भी गैस आपके साथ रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो आपके साथ साइक्लिक प्रोसेस नहीं कर सकता। वो उस स्टेज पे दोबारा नहीं आ सकता जिसने वहां से स्टार्ट लिया था। तो चलें इन हर एक प्रोसेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन को ज़रा गौर से मेरे साथ टैली करें क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। इन 4 प्रोसेसेस में हम फिर जब ये 4 प्रोसेसेस हम पढ़ लें तो फिर हम समराइज कर लेंगे इस पूरे प्रोसेस को और हम देख लेंगे कि इस पूरे 4 प्रोसेसेस में हीट इंजन का जो जनरल रोल है कि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एनर्जी लेता है, उसके कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट कर देता है और फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर को ये कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो वो कहाँ से इन 4 प्रोसेसेस में ये हीट इंजन जो कार्नोट हीट इंजन है, ये कहाँ से हीट एनर्जी लेगा, कैसे उसे वर्क में कन्वर्ट करेगा और कैसे फिर लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट एनर्जी देगा, ये सारी बातें फिर हम इन 4 प्रोसेसेस को पढ़ने के बाद फिर हम इन 4 प्रोसेसेस की समरी सी बना लेंगे और उसमें हम ये सारी बातें कर लेंगे कि कार्नोट हीट इंजन कहाँ से हीट लेता है, कैसे उसे वर्क में कन्वर्ट करता है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वो कहाँ पे हीट प्रोवाइड कर देता है। मतलब जो वर्किंग थी हीट इंजन की, जो आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस और लो टेम्परेचर रिजर्वायर, वो हम इन 4 प्रोसेसेस की समरी में फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हमने किसी गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड कराना है। स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है कि आपके साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो और कोई गैस एक्सपेंड करे। ये जो आपको राइट हैंड साइड पे डायग्राम नजर आ रहा है, ये हमारा वो आइडियल गैस है जो स्टेज 1 पे है। ठीक है, जिस पे अभी हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया और इनके स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो है P1, V1 और T1। ठीक है, इन 4 प्रोसेसेस के बाद इस गैस ने वापस इसी हालत पे आना है। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल स्टेज है
और हमारा फाइनल स्टेज भी यही होना चाहिए अगर हम एक आइडियल साइक्लिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रीड कर लें। Consider we have a gas in a container. The container has not conducting walls and top, but conducting base. First of all, the container is placed on a high temperature reservoir at T1. स्टूडेंट्स, इस कंटेनर को हमने क्या किया, इस कंटेनर को हमने इस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रख लिया, जैसे इस डायग्राम नंबर 2 में आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसको हमने इस कंटेनर को आइसोथर्मली एक्सपेंड करने के लिए हमने इसे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रख दिया। ठीक है, सो इज प्लेस्ड ऑन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट T1 फॉर व्हाट पर्पस? टू अलाउ इट टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। मतलब आपके साथ आइसोथर्मल क्या केस है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चेंज इन टेम्परेचर आपके साथ 0 होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप उसे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखेंगे तो आपके साथ क्या होगा, ये गैस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से डेल्टा Q1 हीट ले लेगा, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो जब ये डेल्टा Q1 हीट लेगा तो ये तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा फिर। ठीक है, लेकिन हम तो आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या करना होगा कि हमने इसके टेम्परेचर को वापस अपने लेवल पे लाना होगा। ये हम गैस के ऊपर से कुछ लोड्स हटा देंगे ताकि ये गैस एक्सपेंड हो सके और टेम्परेचर को वापस T1 पे ले आए। स्टूडेंट्स, ये रीड करें तो आपको समझ आ जाएगा। We can do this by removing some weight from the system as shown. So it will expand. With expansion, its temperature will fall from T1 so it will take delta Q2 heat from the high temperature reservoir to increase the temperature again to T1. When it reaches again to T1, the first process is finished. Students, आपको समझ आ गई कि हम जो है उसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या रखा है, T1 रखा है। ठीक है, और इनिशियली जो स्टेट थी वो भी T1 पे थी। तो जनरली तो ये आप दोनों देख लें, ये आपके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है T1, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड कराना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर से कुछ लोड हटा लेंगे। तो जब हम लोड हटा लेंगे तो ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड की वजह से इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ये जो गैस है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से वापस हीट लेना शुरू कर देगा। और जब तक ये दोबारा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आता, ये पहला प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही आपके साथ ये दोबारा थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस था थर्मल एक्सपेंशन का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक दफा आप इसे दोबारा रीड करें। यहाँ से हम इसे दोबारा रीड करते हैं कि the container is placed on a high temperature reservoir at T1 and it is allowed to expand isothermally. How it is allowed to expand isothermally? We can do this by removing some weight from the system as shown, so it will expand. जब हम वेट रिमूव करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा, लेकिन इस एक्सपेंशन के साथ क्या होगा, विद दिस एक्सपेंशन द टेम्परेचर विल राइज will fall from T1. टेम्परेचर जब वो एक्सपेंड करेगा तो कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर T1 से कम हो जाएगा। लेकिन हमने इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर T1, उसका भी टेम्परेचर T1 है, तो वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इसको दोबारा T1 कर देगा, और इस प्रोसेस के लिए वो कुछ हीट लेगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से। लेकिन जब इसका टेम्परेचर दोबारा T1 तक रीच हो जाए, ठीक है, तो हीट का फ्लो दोबारा रुक जाएगा और आपके साथ आइसोथर्मल प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। सो द गैस एक्सपेंड्स, टेम्परेचर फॉल्स, टेक्स हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, टेम्परेचर राइजेस अगेन, सो ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज 0। और स्टूडेंट्स, अभी आपके साथ जो न्यू सिचुएशन बनी है वो आपके साथ है, वो आपके साथ होगी, वॉल्यूम आपके साथ बढ़ जाएगा V2, प्रेशर आपके साथ कम हो जाएगा, और टेम्परेचर आपके साथ वही है, ठीक है, जो आपके साथ पहले था, क्योंकि दिस इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कराना है। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद आपने इस तरह करना है कि उस कंटेनर को वहां से उठा के उसको एक इंसुलेटर पे रख दें। ठीक है, इन द सेकंड प्रोसेस द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबैटिकली, सो इट इज प्लेस्ड
प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में हम इसलिए उसे प्लेस करते हैं ताकि वो ना हीट को गेन कर सके ना हीट को लॉस कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि आइडियाबैटिक की कंडीशन ये है कि हीट फ्लो आपके साथ जीरो होना चाहिए, और जब हम उसे इंसुलेटर पे रख दें तो हम उसे कैसे एक्सपेंड कराएंगे, हम उसके ऊपर से कुछ लोड और भी हटा लेंगे, एंड सम मोर लोड इज रिमूव्ड, सो द गैस एक्सपेंड्स, डिक्रीजेस द प्रेशर एंड टेम्परेचर, and when the temperature is reduced to T2, the second process is also finished। ठीक है, पहले प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन इस दूसरे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो आपके साथ टेम्परेचर कांस्टेंट जरूरी नहीं है, तो इसमें टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंशन है। स्टूडेंट्स, इन दो केसेस में टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों केसेस में वॉल्यूम 2 दफा इंक्रीज हुआ है, प्रेशर 2 दफा डिक्रीज हुआ है और टेम्परेचर 1 दफा डिक्रीज हुआ है। तो अभी ये तो हमने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर लिए। थर्ड और फोर्थ केस जो है वो फिर इसका एंटी इफेक्ट है। अभी हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम इस तरह करेंगे कि इसे हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखेंगे जिसका टेम्परेचर T2 के इक्वल होगा। ये वही टेम्परेचर होगा जो यहाँ पर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो T2 टेम्परेचर रीच हुआ था, उसी T2 टेम्परेचर के लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे आप उसे रख देंगे। तो पहले जरा रीड करें। इन दिस थर्ड प्रोसेस द गैस इज अलाउड टू कंप्रेस आइसोथर्मली, सो इट इज प्लेस्ड ऑन अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर के रखने से आप इसको आइसोथर्मली किस तरह कंप्रेस करोगे, आप कुछ लोड जो आपने हटाया था वो कुछ लोड आप दोबारा उसके ऊपर रख दोगे। तो जब आप दोबारा उसके ऊपर रख दोगे, द लोड इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन लोड इज एडेड द गैस कंप्रेसेस। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये गैस कंप्रेस होगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो T2 से राइज होना शुरू कर देगा। तो जैसे ही टेम्परेचर T2 से राइज होना शुरू कर देगा, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा और दोबारा इसका टेम्परेचर T2 पे फिक्स हो जाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर दोबारा T2 पे फिक्स होगा तो आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस में आपने देखा कि V आपके साथ डिक्रीज हो गया है क्योंकि ये कंप्रेशन है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, लेकिन ओवरऑल आपके साथ टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपके साथ सिचुएशन जो है वो P3, V3 और T2 तक पहुंच गई है। स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट एंटी इफेक्ट आइडियाबैटिक कंप्रेशन है। इसको आपने अभी आइडियाबैटिकली कंप्रेस कराना है, तो इसको आपने एक इंसुलेटर पे रखा और कैसे कंप्रेस कराना है, वो जो इजाफी लोड आपने रिमूव किया था वो सब का सब लोड आप इसके ऊपर रख दें, तो आपके साथ स्टूडेंट्स केस दोबारा उसी केस पे आ जाएगा जो हमने इनिशियल स्टेज लिया था। सो इन द फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस द गैस इज अलाउड टू कंप्रेस आइडियाबैटिकली। इन दिस इट इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर to ensure that heat flow is not happened, and the weight is added, due to which the gas completes its cycle and comes back to P1, V1 and T1। स्टूडेंट्स, अभी ओवरऑल बात करते हैं। गैस ने क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। 4 प्रोसेस उसने किए और 4 प्रोसेसेस में उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। साइकिल उसने इस तरह कंप्लीट किया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो था उसका इफेक्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन ने कैंसल आउट कर दिया और आइसोथर्मल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन जो था उसका इफेक्ट आइडियाबैटिक कंप्रेशन ने कैंसल आउट कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर इस 4 केसेस में देखें तो इसमें सबसे पहले केस जो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसमें आपके साथ इस गैस ने डेल्टा Q1 हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ले ली। आप पीछे वीडियो को बैक करके देख लें, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में इसने डेल्टा Q2 हीट लो टेम्परेचर रिजर्वायर को प्रोवाइड कर ली। तो वही हीट इंजन का जो जनरल फंक्शन था वो इस कार्नोट साइकिल में भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। हीट उसने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ले भी ली है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को उसने हीट दे भी दी है, और इसके दरमियान कुछ हिस्सा उसने वर्क में कन्वर्ट किया होगा। तो अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो जिस तरह हमने जो है जनरली हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी निकाली थी, उसी तरह आप यहाँ भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। आपके साथ इनपुट वो हीट है जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में उस गैस ने ली है और इसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो गया है, और वेस्ट वो हीट है जो आइसोथर्मल कंप्रेशन में
उस गैस ने लो टेम्परेचर रिजर्वायर को प्रोवाइड कर दी है। और आप इजीली वही फार्मूलाज हैं जो हमने हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी निकाली थी, इसकी भी वही एफिशिएंसी फार्मूला है। आप हीट में भी फार्मूला लिख सकते हैं और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी फार्मूला लिख सकते हैं। और ये फार्मूलाज जो हैं आपको ये बताते हैं कि आपके साथ इफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। कार्नोट हीट इंजन का ये मकसद नहीं है कि आप 100% इफिशिएंट मशीन बनाओ। कार्नोट हीट इंजन का मकसद ये है कि आप द मोस्ट इफिशिएंट मशीन बना सको। उसकी इफिशिएंसी भी 100% से कम होगी, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है ऐसा कहना कि हम 100% इफिशिएंट मशीन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो ग्राफ है जिसमें आपके साथ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसमें ये आपके साथ इनिशियल स्टेट है P1 V1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हुई तो देख के आपके साथ वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो आपके साथ P2 V2 केस हो गया। फिर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम और भी बढ़ गया और प्रेशर और भी डिक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपके साथ जो प्रेशर का डिक्रीज आया है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर का बहुत ज्यादा डिक्रीज आया है उसके कंपैरिजन में। और इस पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में बात की थी। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता है या आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता है, तो वो आप उस वीडियो को दोबारा रिव्यू कर लें। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर कम डिक्रीज होता है क्योंकि उसमें प्रेशर को डिक्रीज करने का सिर्फ एक रीजन इन्वॉल्व है और दैट इज वॉल्यूम। लेकिन आइडियाबैटिक कंप्रेशन में, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होता है क्योंकि वहां पर आपके साथ प्रेशर को डिक्रीज करने के दो रीजंस इन्वॉल्व हैं। वॉल्यूम की वजह से भी प्रेशर डिक्रीज करता है और टेम्परेचर की वजह से भी प्रेशर डिक्रीज करता है। फिर स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के इफेक्ट को खत्म करके उस गैस को इस पॉइंट पे ले आता है। और फिर लास्ट में आइडियाबैटिक कंप्रेशन वो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन के इफेक्ट को खत्म करके गैस को वापस इनिशियल P1 V1 पॉइंट पे ले आता है। तो ये आपके साथ ये पूरा ग्राफ था कार्नोट साइकिल का, और इसमें आप देख सकते हैं कि साइकिल कंप्लीट हो गई है। ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि गैस वापस उसी लेवल पे आ गया है जहां पे उसने स्टार्ट लिया था। और स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक प्रोसेस फिजिकली परफॉर्म करना किसी भी प्रैक्टिकल गैस के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए आप जो है कोई भी सिस्टम फ्रिक्शन फ्री नहीं बना सकते, आप कोई भी सिस्टम लॉसेस से फ्री नहीं बना सकते, और आप कोई भी सिस्टम कार्नोट साइकिल पे नहीं बना सकते, या आप कार्नोट हीट इंजन को अभी तक प्रैक्टिकल जामा नहीं पहना सकते। तो अभी तक ये सिस्टम आपके साथ एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के साथ हमने चैप्टर 10 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के एंड में थे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के मिड से आपके बन सकते हैं, और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस सारे सीरीज में जहां पर भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम वो टॉपिक दोबारा भी क्लियर कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।